सबको आवाज आ रहा है ना? यस यस हाँ, स्टार्ट करो। वहीं से कंटिन्यू करो। एंट्रोपी का जो हम लोग क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे थे, किसका एंट्रोपी ज्यादा, तो कौन कौन से फैक्टर्स कर लिए थे? टेम्परेचर बढ़ाने से होता है। उसके बाद आयनिक सॉलिड्स को डिसॉल्व करते हैं तो जनरली टेम्परेचर क्या रहता है, सॉरी जनरली एंट्रोपी क्या रहता है, राइज करता है। बट ओवरऑल एंट्रोपी कभी कभी नेगेटिव भी आ सकता है। व्हाई? बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स गेट ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कौन सा एग्जांपल दिए थे उसके लिए? उसके लिए एग्जांपल दिए थे AlCl3। AlCl। फिर गैस कभी भी डिसॉल्व होगा तो ऑब्वियस बात है, गैस अगर हवा में था तो ऑब्वियस बात है रैंडम मोशन ज्यादा था, उसके डिसोल्यूशन में तो हमेशा एंट्रोपी चेंज कम। आफ्टर दैट सर दो आपने सौ एटॉमिक साइज वाला से हाँ स्टार्ट प्रोसेस का वहां से ना। हाँ सर। तो उसी कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ उसी से पॉइंट वाइज उसी से आगे बढ़ो, ठीक है ना? मुझे याद नहीं है कौन सा पॉइंट है ये, 5th पॉइंट है क्या? हाँ सर, एटॉमिक हाँ साइज सर, 5th पॉइंट। कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक। ठीक है, देखो एटॉमिक साइज मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है। सर हाँ बोलो। सर जब लिक्विड लिक्विड डिसॉल्व होता है तो एंट्रोपी चेंज क्या होता है? पॉजिटिव। सोल्यूशन बन रहा है तो हमेशा पॉजिटिव। Okay. whenever there is a solution ना randomness increase करेगा ना। you have वो लिखा है था ना, 2 liquids form, तो अब ज्यादा माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल है ना। अब ज्यादा माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं तो हमेशा इट इज अ केस ऑफ क्या बोलते हैं ये, ठीक है? Yes sir. अच्छा इधर ध्यान देना, फॉर एलिमेंट्स लिखो विद इन ग्रुप, ठीक है? ये जो अब ये थोड़ा सा क्वांटम से आया है तो मैं रीजन दे रहा हूँ, मतलब बता दे रहा हूँ क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, एनर्जी लेवल्स माइक्रो स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स अगर बहुत पास आ जाएंगे तो माइक्रो स्टेट्स बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। अगर एनर्जी लेवल्स पास आ सकते हैं, एनर्जी लेवल्स पास समझ रहे हो, मतलब आपको, हाँ मतलब आपके पास अब ज्यादा एक्सेसिबल है चीजों का एक्सेस करने के। देखो हम लोग ने किया था ना, एक पर्टिकुलर होता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जैसे दैट इज अ स्टेट, और एक पर्टिकुलर स्टेट को रखने के लिए जितने उसको तरीके से बनाए जा सकते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अ माइक्रो स्टेट। नाउ सपोज द एनर्जी लेवल्स बिकम वेरी क्लोज, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि दोज ऑल द एनर्जी लेवल्स को, जितना ज्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं एनर्जी लेवल्स में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करने के, आपकी एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी बढ़ेगा। तो इसीलिए जनरली क्या देखा गया है कि अगर हम लोग हेवियर मास लेते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है? जैसे कि मान लो लिथियम हो गया, सोडियम है, पोटेशियम है, सर रुबिडियम। हाँ बोलो। सर अभी शुरू किया है ना? हाँ जैसे वापस एंट्रोपी, हाँ ये पहला पॉइंट। ये बस इतना बोल रहा हूँ कि एटॉमिक साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने से देखा गया है कि एंट्रोपी थोड़ा सा बढ़ता है। ये क्लियर है? ये भी एक फैक्टर है। ये क्लियर है सबको? सर एक सवाल है। हाँ बोलो क्या? सर इसका कोई रीजन है या मतलब इसको फैक्ट के लिए? ना, क्वांटम वाले रीजन को तो आपको फैक्चुअली लेना पड़ेगा, उसको अभी के लिए वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्वांटम वाले रीजन को आपको अभी के लिए मेमोराइज ही करना पड़ेगा। मतलब रीजन तो है बट उसमें जाने से कोई मतलब नहीं है। अभी के लिए इतना मान लो कि साइज बढ़ाने से, मास बढ़ाने से एनर्जी लेवल्स पास आ जाते हैं। सर तो अक्रॉस अ पीरियड भी सेम होएगा? हाँ जनरली मास बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ता है। जनरली ऐसा है कि मास बढ़ाओगे तो आपका जो एंट्रोपी है वो बढ़ता है जनरली, ठीक है? देखो ऑब्वियस बात है, आपसे जनरल ट्रेंड पूछेगा कुछ तो पूरे सब्सटेंसेस का एंट्रोपी तो रटना नहीं है। हम लोग से जनरल आइडिया हम लोग को होना चाहिए, उसी पर क्वेश्चंस बेस्ड होता है, ठीक है? तो सेम ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग
इंट्रोपी सर तो अक्रॉस द एंट्रोपी एटॉमिक साइज पे डिपेंडेंट नहीं है। यस हाँ देखो ना साइज बढ़ रहा है तो जनरली एंट्रोपी क्या होता है बढ़ता है जैसे कि HF HCl HBr HI बताओ किसका एंट्रोपी होना चाहिए ज्यादा HI 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 का। HI का देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे तो ऐसे तो थोड़े बहुत चेंजेस तो आ ही सकते हैं तो वो नहीं पूछेगा आपसे आपको एकदम क्वालिटेटिवली बेसिक आइडिया चाहिए वही सब आपको जानना है क्वालिटेटिवली बेसिक आइडिया दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड ठीक सर है हाँ बोलो सर तो हम लोग अक्रॉस अ पीरियड जब जाएंगे तब इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? हाँ बता रहे हैं अब इस पे भी आने दो जनरली साइज पर भी अभी उस पर भी एक फैक्टर आएगा तो अभी इस करने दोनों तो में से दो डोमिनेटिंग हाँ फैक्टर कौन सा है? हाँ भाई आने दो देख फैक्टर आने दो पहले पीरियड वाले पे पहले ये क्लियर है सर पर मतलब अगर माइक्रो स्टेट ज्यादा पास आए तो एंट्रोपी क्यों इंक्रीज होती है? मान लो तुम्हारे पास तो बेसिकली क्या है आपके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एनर्जी रहता है ठीक है आपके लिए एनर्जी बहुत क्रूड टर्म है अभी सर एनर्जी लेकिन ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल देयर आर वेरियस क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स जहां पर मॉलिक्यूल रह सकते हैं यस। ठीक है ना आपके लिए क्रूड टर्म है यू आपके लिए तो एनर्जी अभी के एनर्जी मान लो बट उस मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ मॉलिक्यूल्स इवन एनर्जी लेवल पे रहते हैं कुछ E2 पे रहते हैं एंड सो ऑन सपोज मैं बोल दूं कि एनर्जी लेवल्स बहुत पास आ गए हैं तो आपको टोटल एनर्जी जो भी रहेगा एवरेज एनर्जी जो भी रहेगा मान लो मुझे 100 जूल का एनर्जी रखना है तो उस 100 जूल को एनर्जी को रखने के लिए आप खुद ही सोचो मैं अगर तुमको बोल दूं कि एक ऐसा केस लो कि एक टेम्परेचर E1 है और एक कहीं इतना दूरी पर है एंड दिस एनर्जी स्टेट इज नॉट एक्सेसिबल E2 तो आपके पास 100 जूल को रखने मान लीजिए आपके पास 10 पार्टिकल है तो आपको सबको सबको क्या करना पड़ेगा E1 एनर्जी ही देना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा। E1 रखना पड़ेगा एक सिंपल सा मैं क्रूड मॉडल बता रहा हूं मतलब बहुत ही क्रूड आइडिया जितने ज्यादा आपके पास एनर्जी लेवल्स कम आएंगे मतलब जितने ज्यादा एनर्जी लेवल्स कम है मतलब उतना ज्यादा एनर्जीज का आप एक्सेस कर सकते हो तो आप उसी 100 जूल के एक ही टोटल एनर्जी एनर्जी लेवल को पे ज्यादा एनर्जी होगी और अगर पास आए तो बहुत सारे एनर्जी लेवल पे बहुत मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। हाँ yes you have that अच्छा। option of distributing that energy it is like you have that option now अब आप E1 पे भी डाल सकते हो किसी को E2 पे भी डाल सकते हो E3 पे भी डाल सकते तो ज्यादा स्प्रेड आउट है इसलिए ज्यादा एंट्रोपी है। हो यस तो एंट्रोपी बढ़ जाता है ठीक है तो एनर्जी लेवल जितना पास आता है उतना ज्यादा आप ये बोल सकते हो कि यस एक तरीके से एंट्रोपी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा ये क्लियर है सबको समझ में आया सबको सर इस ट्रेंड में कोई एक्सेप्शन है एक्सेप्शन वाला जनरली तो ऐसे देखो केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स इतने सारे रहते हैं कुछ ना कुछ तो कहीं एक्सेप्शन आ जाएगा अभी तो क्लिक नहीं कर रहा है बट जनरली डाउन द ग्रुप दिस इज द ट्रेंड मतलब मास के साथ एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग ठीक है चलो मैं आगे बढ़ूं जल्दी से नोट करो इसको ये तो डायग्राम मैंने ऐसे ही बना दिया इसको नोट मत करना जल्दी करो हो गया सर हो गया आगे बढ़ो ठीक अच्छा अच्छा 6 point for an element that occurs in different forms सर आपने पीरियड का नहीं बताया। आने दो ना मुझे आने तो दो सब कुछ पहले एक बार पूरा कहानी तो सुन लो एक बार सब कुछ सुनो ना एक बार आराम से ठीक है द एंट्रोपी इज that allows atoms more freedom of motion अच्छा इधर देखो ध्यान से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है इसमें जैसे आप आगे पढ़ोगे इनऑर्गेनिक में
बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है डायमंड और ग्रेफाइट। अब इसको याद भी रखना। आपको अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो स्टार्ट हुआ नहीं है, आप डायमंड ग्रेफाइट का बॉन्डिंग के बारे में आप आगे पढ़ोगे डिटेल्स में, बट हल्का सा अगर मुझे आइडिया अगर हो, किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं, डायमंड में कि ग्रेफाइट में? डायमंड। तो डायमंड में इतना मतलब बेसिक आइडिया, डायमंड के बॉन्ड्स थोड़े ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो किसमें ज्यादा फ्रीडम ऑफ मोशन रहेगा? डायमंड। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में ज्यादा फ्रीडम ऑफ मोशन, सो इसीलिए ग्रेफाइट का एंट्रोपी ज्यादा। एज ऑफ नाउ स्टिक टू दिस स्टेटमेंट अगेन। एंड ग्रुप इनऑर्गेनिक में आप ग्रुप 14 में तो डायमंड और ग्रेफाइट का बॉन्डिंग ही पढ़ते हो डिटेल्स में कि डायमंड में सर कैसा 10th में पढ़ना है बॉन्डिंग वो है। है। हाँ मतलब वो तो आपको उसी बेसिक आइडिया से मैंने बता दिया है, वही बेसिक आइडिया ही काम कर गया है, बट डिटेल में तो आप पढ़ोगे। यही बेसिक आइडिया आपको थोड़ा 10th मालूम था, जैसा आपने बोल दिया, तो उसी बेसिक आइडिया से तो हम लोग निकाल सकते हैं किसकी एंट्रोपी ज्यादा, ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा होती है। और ये दोनों याद हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दीज आर एलोट्रोप्स। कार्बन। एलोट्रोप्स। सर हाँ आप बोलो। किसी को प्रीवियस पेज का स्लाइड भेजने बोलोगे? हाँ मैं तुमको दिखा देता हूँ, इसको नोट को मैं दिखा देता हूँ। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब कंपाउंड्स की अगर बात की जाए, एंट्रोपी इंक्रीजेस विथ केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या है बताता हूं। प्रोवाइडेड the substances being compared are in the same phase. And trend holds true for both नोट करो, एग्जाम्पल बताता हूँ। व्हाट डू मीन बाय दिस केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी? सर आपने सब्सटेंसेस बीन के बाद क्या लिखा? बीइंग कंपेयर्ड। सर आप प्रीवियस पेज दिखा दोगे एक बार? हाँ हाँ दिखा देना, तो इसको नोट कर लो ना। हाँ सर हो गया। एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे आ। हाँ एग्जाम्पल सर हो गया। हो गया। सर एक मिनट। हो गया। और बाकी है। जल्दी करो। थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा ना? नहीं रे, बहुत बाकी है अभी। वो केमिस्ट्री की बात नहीं करा सर। किसका? थर्मो? हाँ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ वो तो ऑलमोस्ट खत्म ही है, मतलब थर्मो केमिस्ट्री बाकी है। इसके बाद अब थर्मो केमिस्ट्री में जाने वाले हैं। जल्दी देखो, जल्दी देखो, 2 ही पेज लिखा हूं, जल्दी करिए आप लोग।
स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना। अच्छा इधर देखो, अब जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो तुम्हारे पास NO का मॉलिक्यूल है। सर सेकंड पेज बताओ ना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मैं स्क्रीनशॉट लीजिए तो समझ आएगा। सर उसके वो पहले ऐसा। वाले पेज का भी 2 सेकंड दे सकते हैं guys? हाँ ले लो, 2 ही पेज तो लिखा ही हूँ अभी, ठीक है ना। सर आप ये पीडीएफ आपके ग्रुप पर सेंड कीजिए ना प्लीज। हाँ सर, हो कर गया। दो यार, जिसको करना है कर दीजिए प्लीज। सर नहीं, आपके पास ही पीडीएफ होता है, आप ही कर सकते हो। कौन सर सा? आप एग्जांपल दे रहे हो अभी? मतलब हाँ ये जो आप एग्जाम, पीडीएफ पे लिखते हो ना, वो आप वो ग्रुप में वाला फॉरवर्ड नहीं करते नहीं, जाना। वो तो सेव नहीं होता है नॉर्मली, वो मेरे अच्छा पास, नहीं तो मैं कर ही देता। सर मैं सेंड कर देता हूँ। हाँ करो। हाँ ठीक है, थैंक्स। अच्छा इधर देखो, जैसे मान लो NO2 है, N2O4 है, और ये NO का मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं हम लोग को, थोड़ा अगर मालूम हो तो एक स्प्रिंग की तरह भी एक बॉन्ड, इसको स्प्रिंग की तरह समझो, स्प्रिंग की तरह समझो। मान लो ये NO2 का मॉलिक्यूल है, मैं इसको NO2 का मॉलिक्यूल यहाँ पर स्प्रिंग की तरह, ज्यादा बेटर। ये N2O4 का मॉलिक्यूल, सर वो बीच पे ओजोन बना। ओजोन नहीं है रे, मॉलिक एटम्स हैं, ये N है, ये सब O, दीज आर एटम्स, एटम्स मान लो, ठीक है, नॉट ओजोन। ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है स्प्रिंग की तरह। अब मुझे एक चीज बताओ, NO वाले बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ, वो जो बॉन्ड है NO कितने वेज में वाइब्रेट कर सकता है। NO के पास एक सिंपल चीज देखो, इसके, ये एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, NO2 पॉलीएटॉमिक है, 3 एटम्स, N2O4 और ज्यादा है। अगर N2O4 में जो एनर्जी है वो उसके पास वाइब्रेट करने के ज्यादा ऑप्शंस है कि नहीं, वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है, वो इसमें कर सकता है। NO2 किस में कर सकता है? इन दोनों में। NO इसमें। किसके पास अपने आप को एनर्जी को डिस्पर्स करने के ज्यादा ऑप्शंस है? वो फोर N2O4 दिख ही रहा है, N2O4 के पास ज्यादा ऑप्शंस है। अगेन वही मैंने बोला ना, ऑन अ क्वांटम लेवल आपको अभी नहीं मालूम पड़ेगा, बट आप इतना तो जान ही सकते हो कि कुछ वाइब्रेशनल एनर्जीज होते हैं, कुछ ट्रांसलेशनल होते हैं, एनर्जीज हर एक स्टेट में रहता है। तो आपके पास जितना एक पर्टिकुलर एनर्जी को, आपके पास तरीके खुल गए हैं उसको डिस्पर्स करने के, उसी को रैंडमनेस बोलते हैं। और N2O4 के पास रैंडमनेस ज्यादा है। और N2O4 में क्या ऐसा बात है, ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होगा तो केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर क्या है, ज्यादा है। तो इसीलिए एंट्रोपी वाइज किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा? N2O4 का एंट्रोपी ज्यादा। ये सबको समझ में आया? लिख लो उसको। सर हाँ बोलो। इसका मतलब ये है ना कि जितने ज्यादा बॉन्ड्स है हाँ वो कंपाउंड की उतनी ज्यादा एंट्रोपी। यस, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा उस कंपाउंड का एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। यस, बिकॉज केमिकल, इसीलिए मैं बोल रहा था केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ गया। सर ठीक है। शेप भी डिपेंड करता है ना, जितना कॉम्प्लेक्स शेप उतना ज्यादा यस, कॉपी। हाँ NO2 कैन माइग्रेट इन मोर वेज, ठीक है। और N2O4 के पास तो और तरीके हैं। सर हाँ बोलो। सर जब हमने केमिकल बॉन्डिंग में शेप्स पढ़े थे तो वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन था ना, कि इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, हाँ बट यहाँ पे तो पूरे एटम्स घूम रहे हैं, तो कैसे डिपेंड करेगा शेप पे? नहीं, शेप इन द सेंस वो जो बोलना चाह रहा होगा कि शेप भी एक तरीके से ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है, डायरेक्टली शेप पर उतना नहीं। मतलब कार्बन के लॉन्ग चेन्स वगैरह। हाँ लॉन्ग चेंज वाला, उससे एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात। लीनियर समझो? मॉलिक्यूल बस एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है, पर अगर कोई हाँ। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है तो हाँ तो चार वही एक तरीके से टेट्राहेड्रल मतलब वही हो गया ना यार, ज्यादा एटम्स हो गए, टेट्राहेड्रल बनाने के लिए एटम्स ज्यादा हो गए ना, तो एक तरीके से वही मैंने बोला ना, शेप ठीक है, शेप इज अ कंसिक्वेंस। तुम्हारा केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है तुम्हारे पास डिफरेंट शेप्स आ गए, तुम बात वही बोल रहे हो। लेकिन स्टार्ट कहाँ से की हो, कॉज क्या है? कॉज है नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाओ, आपके पास ऑप्शन ज्यादा हैं। आपको CH4 बनाने के पास टेट्राहेड्रल के लिए ऑप्शन के लिए 4 एटम तो चाहिए।
तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीजेस अ मॉलिक्यूल कैन, सर हाँ बोलो। अगर अभी ये जो फैक्टर है उसमें हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट को कंपेयर करें तभी भी ट्रेंड सेम रहेगा? डायमंड ग्रेफाइट का तो ट्रेंड यस, उसमें मतलब ट्रेंड तो बता ही दिया था ग्रेफाइट का ज्यादा। पर सर अगर हम लोग ये जो अभी फैक्टर है उसको उसके बेसिस पे करें तो ग्रेफाइट और डायमंड में जो बॉन्डिंग देखोगे तो उसके बॉन्डिंग ऑलमोस्ट सब एक दूसरे से बंधे हुए इनफाइनाइट 3 डायमेंशनल वाला ही रहता है, तो वो फैक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर तो ये तो एक पर्टिकुलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और वो सब हैं इनफाइनाइट बनाते जाते हैं, तो एक ही बात हो गया ना, अंतर हो गया ना दोनों में। हाँ सर। सर इसको आयनिक कंपाउंड्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? आयनिक कंपाउंड्स में जितने ज्यादा एटम्स रहते हैं उतना ज्यादा एंट्रोपी, सेम काम। जैसे तुमसे कोई पूछेगा NaCl AlCl3 में किसका एंट्रोपी ज्यादा, किसका ज्यादा हो जाएगा? यस AlCl3। सर और NaCl और RbCl यार अब वैसे तो करना स्टार्ट करोगे तब तो हो गया, सर, वैसे तो mass मैंने बोला वाला ना, हाँ factor तुम्हारे आता है। पास वैसे तो दुनिया में इतने मॉलिक्यूल हैं, तब साइज से देख लो। मैंने पहले ही बता दी, उतना आपसे रैंडम चीजें आपको एंट्रोपी रटने नहीं बोलेगा, ऐसे तो फिर 100 आपको आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज डिफरेंसेस तो हैं। जनरली RbCl का साइज बड़ा है तो आप उसी से कर लो, मॉलिक्यूलर मास जितना बड़ा। लेकिन वैसे अगर करना स्टार्ट कर दिए तो अब तो यार क्वेश्चन का ऐसे तो बनाते रहो, फिर कुछ भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर ये भी देखो एक चीज है, अब तुम मान लो अब तुम कंपेयर किए सॉलिड विद गैस, और गैस छोटा सा और सॉलिड गैस है, उसकी केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी कम है और सॉलिड है, तब किसका ज्यादा होगा? जनरली गैस का। ये समझ रहा है सब बातें, ये सब इसीलिए सब बहुत फैक्टर्स मिला करके आपसे नहीं पूछता है क्वेश्चन। यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द बेसिक फैक्टर्स। ऐसे तो फिर कोई नहीं बता सकता, दे आर ऑल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, बट जनरली जैसा तुमने पूछा NaCl RbCl, तो RbCl का साइज बड़ा है तो उससे जनरली ये काम करता है। चलो आगे बढ़ो, हाँ बोलो। सर एक्वियस NaCl एंड एक्वियस RbCl में Rb ज्यादा बॉन्डिंग करेगा ना H2O को? Na+ ज्यादा बॉन्डिंग करेगा, Na+ ना पानी के साथ। सर बट RbCl मतलब ज्यादा ये नहीं करेगा रिस्ट्रिक्ट वाटर को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के लिए? अरे Na+ में ज्यादा हाई चार्ज डेंसिटी है ना, वो ज्यादा पानी को खींचेगा ना अपनी तरफ। ओके सर। ज्यादा जो खींचेगा पानी को, उसने पानी के फ्रीडम ऑफ मोशन को क्या किया? कम कर दिया ना, रिस्ट्रिक्ट किया ना। चलो आगे बढ़ूं। ठीक है, सर एक मिनट। जैसे जल्दी करो। डन सर। ठीक है, अच्छा मान लो अब ऐसा केस आ जाए, मतलब एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि एक CH4 का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक में होगा तो उसके बारे में जान लो, C2H6 है, और ये मॉलिक्यूल किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा बताओ? किसके पास ज्यादा अपने आप को वाइब्रेट करने के ज्यादा तरीके हैं? बताओ किसके ज्यादा तरीके होंगे? C2H सब में देखो तो ये होगा ना एंट्रोपी का चेंज। लिख सकता हूँ ना सर C2H6 क्यों नहीं? अरे इसमें इतने सारे वाइब्रेशन मोशंस हैं। सर C2H6 में ज्यादा मॉलिक्यूल्स है ना, 8 मॉलिक्यूल्स है और इसमें 6 है। मारेंगे ना पकड़ के, H को नहीं गिन लिया, वहां H को गिना, यहाँ H को नहीं गिना। कैसा कैसा डाउट पूछता है तुम लोग? यहाँ 8 है, यहाँ H बना दे तो। ओके सर, यहाँ पे भी H है ना मतलब? हाँ तो तब कुछ भी तुम लोग पूछता है यार, H वहां नहीं है, यहाँ H है, इधर H गिन लिया उधर नहीं गिना, कैसे भी H के रहेगा? ऑब्वियस बात है, कार्बन एटम्स ज्यादा हैं तो ऑब्वियस बात है वो ज्यादा
मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। लिखो इसको, ठीक है। सर, अलोंग जितना ज्यादा हाइड्रोकार्बन चेन रहेगा, सर तो एल्केन्स का ज्यादा रहेगा ना। हाँ मतलब बेसिकली अब ऑर्गेनिक में आगे तुमको आएगा, यू शुड नो दिस कि हाइड्रोकार्बन का अगर चेन लेंथ बढ़ेगा तो इसका मतलब ये रोटेशन और वाइब्रेशन करने के तरीके क्या हो गए, बढ़ गया। बढ़ गए। एनर्जी को डिस्पर्स करने के तरीके बढ़ गए, तो एंट्रोपी इंक्रीज करता है किसके साथ, चेन लेंथ के साथ। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ जाए। मान लो मेरे पास आ जाइए 1 2 1 2 मान लो मैं 1 2 3 4, इसका नाम जानते हो क्या होता है, इसका नाम होगा पेंटीन। और मान लो ये आ गया। अच्छा किस में ज्यादा एंट्रोपी होगा बताओ, साइक्लिक सिस्टम में ज्यादा रोटेशन होगा कि ओपन चेन सिस्टम में? ओपन चेन। ओपन चेन। ओपन चेन सिस्टम में यहाँ रोटेशन चल रहा होगा। ये याद रखना, साइक्लिक सिस्टम में रोटेशन इज हिंडर्ड एज ऑफ नाउ। केमिकल कोवलेंट कंपाउंड्स में आप आइसोमरिज्म चैप्टर में करोगे, कोवलेंट कंपाउंड्स में रोटेशन। सर आप म्यूटेड हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं एंट्रोपी किसका ज्यादा होगा बताओ, पेंटीन का कि साइक्लोपेंटीन का? इनका पेंटीन का। ठीक है, लिख लो इसका रिंग कंपाउंड इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, हैज लोअर एंट्रोपी देन द corresponding chain compound. क्यों? बिकॉज रिंग का स्ट्रक्चर क्या करता है, रिंग का स्ट्रक्चर क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट दैट करेगा। विल रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम। मोशन को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेगा, तो एंट्रोपी इसका ज्यादा। तो आगे ऑर्गेनिक में अगर कभी भी कोई साइक्लिक सिस्टम बन रहा हो, ओपन से साइक्लिक, आपसे पूछेगा इस केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है, आप क्या बोलोगे, एंट्रोपी चेंज इज डिक्रीजिंग, बिकॉज साइक्लिक सिस्टम में रोटेशन कम हो जाता है, उतने रोटेशंस नहीं हो पाते। और याद रखना एनर्जी को डिस्पर्स करने के क्या क्या तरीके हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल। हो जाए बोलना। हो गया डन सर। बस 2 मिनट। सर ऐसा सेम पाई बॉन्ड के लिए भी होगा ना? क्या हो, बोलिए। सर जैसा रिंग में हुआ वैसा पाई बॉन्ड के लिए भी होगा ना? हाँ हाँ यस, पाई बॉन्ड भी पीछे। सर तो पेंटेन और पेंटीन में पेंटेन का ज्यादा होगा ना? तो पेंटेन और पेंटीन आर वेरी क्लोज, बट पेंटेन का थोड़ा ज्यादा है बिकॉज
डबल बॉन्ड रोटेशन नहीं, कम रहता है, बट दे आर वेरी क्लोज, बट यस पेंटेन का ज्यादा होगा, बिकॉज आगे आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में डबल बॉन्ड जो है उसके अब रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, टोटली नहीं होता है। चलो आगे बढ़े। अच्छा, किसका एंट्रोपी ज्यादा बताओ? सर बस एक सेकंड दिखाओ ना। सर फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रिपल में और कम होगा ना? हाँ, ट्रिपल में और कम। अच्छा मुझे बताओ CH4 और इथेनॉल किसका एंट्रोपी ज्यादा? इथेनॉल। इथेनॉल। ये गैस है, ये लिक्विड है? CH4 गैस। गैस। CH4। CH4। कहने का मतलब ये है केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी किस ज्यादा है? विच इज मोर केमिकल कॉम्प्लेक्स? C2H5OH। लेकिन फिर भी किसका एंट्रोपी ज्यादा है? गैसेस का। तो ये सब भी ध्यान दीजिएगा, ये सब जितने डोमिनेंट फैक्टर है। हाँ वो भी डोमिनेट। अब वो भी डोमिनेट के लिए वैसा नहीं कि अब तुम सर एक सॉलिड बना देते हैं जिसमें 10 लाख बॉन्ड्स हैं सर, अब बताइए, अब तुमने उतना केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दिया तो वो भी डोमिनेट कर सकता है। तो मतलब डिपेंड करेगा ना, एक्सपेरिमेंटल है। हाँ अब तुम लोग समझ रहे हो, अब तुम लोग समझे कि अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, बेसिक आइडिया पर CH4 में भी 4 बॉन्ड्स हैं, C2H5OH में भी चलो ठीक है कितने बॉन्ड्स हैं, 4-10 होंगे मैक्स, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो गैस डोमिनेट करेगा। बट आप ऐसे जनरल रैंडम पूछने लग जाओ सर हमेशा, इस सब का कोई तरीका नहीं। अभी आपने क्वेश्चन पूछा पीरियड, पीरियड में मैं कैसे डिफाइन करूं, मतलब खुद ही बताओ। मैं O2 का गैसियस लूं? अरे एलिमेंट्स तो बन रहा था, लिथियम सोडियम पोटेशियम बन रहा था, वो मेटल में रूम टेम्परेचर पे रहते हैं। O2 का गैसियस फॉर्म एग्जिस्ट करता है क्या? और O2 है, फिर वहां पर N2 है, तो अब एक चीज देखो, वो तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएगा। अरे अब जब पीरियड में चलोगे तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएगा। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा मॉलिक्यूलर मास भी एक फैक्टर आ गया है, कितने ज्यादा बॉन्ड्स बनाता है वो। अरे अब तुम पीरियड में कोई एटम थोड़ी ना होता है, नॉर्मली तुम जब भी कंपेयर करोगे तो कोई एक चीज लोगे। तो कहने का मतलब हम लोग ने ग्रुप में इसलिए बात किया क्योंकि यार वहां पर आपके पास लिथियम सोडियम पोटेशियम मेटालिक बॉन्डिंग में भी अकेला है। एज अ पीरियड यू हैव टू गिव मी अ प्रॉपर क्वेश्चन फॉर दैट, यू हैव टू गिव मी अ प्रॉपर क्वेश्चन, यू कैन नॉट जस्ट टेल मी कि सर बताइए ऐसे कैसे, बिकॉज सबके स्टेट्स अलग अलग हैं। अब तुम मुझसे पूछोगे सर O2 का कंपेयर करिए किसके साथ, CH4 के साथ, तो मैं बोलूंगा दोनों गैसेस हैं, दोनों गैसेस लियो, CH4 का मैं ज्यादा कर दूंगा बिकॉज उसमें बॉन्ड्स भी ज्यादा हैं। ये समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यू हैव टू फ्रेम अ प्रॉपर क्वेश्चन, यू कैन नॉट जस्ट रैंडमली कुछ भी चीज आप पूछ दोगे कहीं से, तो उसका तो फिर कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नहीं है। हम लोगों ने ग्रुप में इसलिए बात किया था बिकॉज वहां पर मेटालिक बॉन्डिंग था, सब सॉलिड में रहते हैं। ये समझा? हाँ बोलो। क्वेश्चन में तो मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी है। Yes. तो उसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा? इसीलिए जनरल फैक्टर्स ये हैं। जनरली आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसमें आपको अगर गैस कहीं दिखाई पड़े तो डोमिनेट करता है। आपको वही बोला, आपको जेई ऐसा कोई एग्जाम नहीं देगा या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है। जनरल फैक्टर्स आपको मालूम होने चाहिए, जैसे कौन कौन से जनरल फैक्टर्स हैं, जो चीजें बता रहे हैं, जैसे कि गैसियस फॉर्म जनरली डोमिनेट ही करेगा। यस, यू कैन अप्लाई दिस एज अ जनरल पार्ट कि दिस विल डोमिनेट अगर गैस बन रहा है, क्योंकि वो आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि एकदम 10 लाख बॉन्ड बनाकर दे दिया और बोलेगा देखो मैं लिक्विड है लेकिन यहाँ पर 10 लाख बॉन्ड है, हर बॉन्ड में थोड़े बहुत तो वाइब्रेशंस है, हमें पिद्दी सा यहाँ पर आपको एक मोनो एटॉमिक गैस दे दिया, नहीं पूछने वाला है वो बहुत ही आपको एक लॉजिकल सा क्वेश्चन जो आपको दिख जाएगा कि आई हैव टू अप्लाई दिस एंड दिस विल अगेन कम बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आ जाता है। बिकॉज ऑब्वियस बात है, एक्चुअली में तो फैक्टर्स बहुत सारे हैं ना, हर फैक्टर को अगर देखा जाए तो मैं जस्ट जब तक एक प्रॉपर क्वेश्चन सेट नहीं होगा मेरे पास एक प्रॉपर आंसर भी नहीं है। बट हाँ ये लिख लो पहले। हाँ एक काम कर सकते हो, मैं डेटा दे देता हूं आप लोग एंट्रोपीज का, देख लो एक बार जनरल डेटा,
वही कर सकते हो अगर, लेकिन रटोगे तो नहीं नहीं तो वही ये तो टाइप मैं वही कौन सा ये टाइप का नहीं पूछा है कि हीलियम दे दिया और HF हाँ वैसा नहीं पूछेगा, हाँ वैसा नहीं पूछेगा तुमसे कि कुछ भी रैंडम दे दिया। डोंट वरी अबाउट दोस, वैसा क्वेश्चन जेई नहीं पूछेगा। वो आपको दिख So, जाएगा कि आपको इधर सॉलिड है, वो गैस बना रहा है तो गैस बन रहा है, मॉलिक्यूल्स ठीक ठाक हैं, आपको दिख जाएगा कि गैसेस फॉर्म बन रहा है तो इसका ज्यादा होना चाहिए। मतलब स्टिक टू योर बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ बोलो। So is there a comparable limit where we'll get to know that the chemical complexity will dominate more than a gas? है लेकिन उसके लिए वी नीड टू गो फॉर द डेटा, मतलब वो दैट इज आल्सो शायद अब मुझे तो डेटा देखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन है, एक फैक्टर तो So आएगा in वो। exams they'll just ask comparable. यस Not कंपेरेबल एंड experimental. बेसिक्स, यस बेसिक। Okay. बेसिक मतलब जहाँ गैसेस बन रहा है, लिक्विड सॉल्यूशंस बन रहे हैं, बस बेसिक। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके, जो पूरा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो कोई नहीं बता सकता है यार, कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, व्हेन गैसेस आर फॉर्म्ड, व्हेन गैसेस आर कंपेयर्ड विद, सर मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस डोमिनेंट देन फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल। यस इन जनरल फिर से बोल रहा हूँ मैंने, हाँ बिकॉज हम लोग के सिलेबस में उतना वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं नॉर्मली। आप तो ऑर्गेनिक में या केमिकल रिएक्शन में यही सब ना करोगे, C2H5OH। आप थोड़े ना जाकर बड़े बड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे, नहीं करते हैं जनरली, ठीक है ना। जनरली अगर आप करते हो तो जनरल ये आप लगा सकते हो, ठीक है, कोई लोड नहीं है। द इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट यूजुअली डोमिनेट्स। तो मैं यूजुअली लिखा दिया ये लाइन कि जनरली अगर कहीं गैसेस बन रहे हो तो ठीक है यार, तुम देख सकते हो गैसेस किसी सिस्टम में बना तो आप आराम से उसका कॉम्प्लेक्सिटी आप उसको ज्यादा कर दीजिए। हो जाए तो बोलना। Yes, sir, done. या नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। सर एक मिनट। हो गया ना। अच्छा मान लो किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगा। अभी हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में जाएंगे तो वहां केमिकल रिएक्शंस आएगा, तो एंट्रोपी जनरली क्या करेगा? और एक और चीज है, ये सब भी जब डिपेंडेंट है, जब आपने क्वांटिटी क्या रखा है। एंट्रोपी कौन सा प्रॉपर्टी है? एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब मैं जूम कर रहा हूं कि 1 मोल ऑफ दिस गैस इज कंपेयर्ड विद 1 मोल ऑफ दिस गैस, 1 मोल ऑफ CH4 being compared with 1 मोल ऑफ पेंटेन, इट इज नॉट 100 मोल्स ऑफ CH4, ठीक है ना। तो ये सब assumptions हैं कि वो क्वांटिटी भी आपने सेम रखा, अदरवाइज तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो बताओ इस अगर ऐसा कोई रिएक्शन, ये रिएक्शन का नाम सुने हो? बड़ा क्या प्रोसेस Haberbosch process. इसमें बताओ कि रिएक्शन का एंट्रोपी जो है, अब देखो एक और चीज है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब मान लो जनरली अगर गैस ही बनता और इधर सब लिक्विड और सॉलिड रहते, अभी मैं क्वेश्चन थोड़े कराऊंगा आप लोग को, दूंगा एंट्रोपी के बारे में बताने, तो आप तो गैस जिधर बन रहा है एंट्रोपी बढ़ा देना। अगर गैस प्रोडक्ट साइड बढ़ रहा है तो एंट्रोपी पॉजिटिव, बिकॉज मैंने क्या बताया यूजुअली वही डोमिनेट करेगा। और अगर एंट्रोपी गैस से सॉलिड या लिक्विड बन रहा होता तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव। खैर मैंने जो भी क्वेश्चन दिया उसमें तो सभी क्या हैं? गैसेस हैं।
तो इसका मतलब बताओ मुझे एंट्रोपी चेंज इस पर्टिकुलर सिस्टम का क्या हो? नेगेटिव। नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इनिशियली कितने Four. मॉलिक्यूल्स हैं? 4. इनिशियली 1 मोल N2 3 मोल हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है? Decrease. डिक्रीज हो रहा है। ये धीरे धीरे थर्मोकेमिस्ट्री में जा रहे हैं ना हम। हाँ यस, हम लोग धीरे धीरे थर्मोकेमिस्ट्री में जा रहे हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है तुमको कि बेसिकली कहीं भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे इसको लिख लो एग्जांपल, फ्यूअर मॉलिक्यूल्स का मतलब है फ्यूअर मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड, ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो रैंडमनेस ज्यादा रहेगा ना। अभी हम लोग किए थे ना, ज्यादा मॉलिक्यूल्स जैसे ही आप मिलाओगे तो आपके पास माइक्रोस्टेट्स क्या हो गए, ज्यादा है। मॉलिक्यूल्स कम हुए तो मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्टेट्स थोड़े कम हो गए। जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल लो, बताओ ये क्या होगा, H2 gives you 2H, बताओ इसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा? Positive. पॉजिटिव। मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूल घट रहे हैं? मॉलिक्यूल पहले एक था, अब किसमें हो गया 2, तो एंट्रोपी चेंज क्या हो गया? बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका एंट्रोपी चेंज क्या हो गया? पॉजिटिव। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स possible for 2 independent H atoms, basically microstates, ठीक है ना, much greater सबको समझ में आया पार्ट? आपके Yes. पास एक कंटेनर में H2 को प्लेस करना है, एक मॉलिक्यूल। खुद ही सोच लो, तुम खुद भी सोच सकते हो, मेरे पास एक कंटेनर में H2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, और मेरे पास अब उसी कंटेनर में 2 H एटम्स है। किसमें ज्यादा माइक्रोस्टेट्स आएंगे? ये 2 H एटम्स के कॉम्बिनेशन ज्यादा बढ़ जाएंगे ना। तुम एक H को सेंटर पे रखते हुए दूसरा H कहीं भी हो सकता है। यू हैव वेरियस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पॉसिबल फॉर दिस greater number of microstates. एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? स्टेट। और हर स्टेट के लिए उसको सेम स्टेट को रखने के लिए जितने सारे तरीके आपके पास हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोस्टेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। लेकिन मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट रहे होते और बढ़ रहे होते लेकिन सॉलिड बन रहा होता और यहाँ गैस होता, तो हम लोग किसको डोमिनेट करते हैं? जनरली किसको डोमिनेट करोगे? पहले क्या चेक? गैस। हाँ, पहले चेक कर लेना गैस कहीं है कि नहीं। दोनों साइड गैस है तो जाकर के आप इस कॉन्सेप्ट से जा सकते हो। सर आप 2 मिनट दोगे लिखने को? हाँ लिखो लिखो लिखो, लिखो। आज होमवर्क दोगे? नहीं, अभी भी होमवर्क का उतना नहीं होगा अभी। सेकेंड लॉ जितना था वो दे दिया हूँ बुकलेट से। सर डीपीपी भेज दो ना। डीपीपी नहीं है यार मेरे पास, तुम लोगों के पास नहीं है, मेरे पास। सर तो हाँ बोलो। लेट्स से N2 लिक्विड होता यहाँ पे, तो एंट्रोपी पॉजिटिव होता। अगर N2 क्या रहता? लिक्विड। लिक्विड से किस में जा रहा है? गैस में NH3 ओ मतलब इस हाँ
हाँ गैस बन रहा है तो गैस बन रहा है तो पॉस्ट सोचना ही नहीं है। गैस अगर बन रहा है जनरली तो गैस का एंट्रोपी बहुत ज्यादा रहता है लिक्विड, और उसको डोमिनेट करने के लिए आपको जो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बहुत हाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको डोमिनेट करने के लिए। तब तो अब ये तो सोचना ही नहीं है कि अगर कहीं गैस बन रहा हो किसी रिएक्शन साइड में, तब तो एंट्रोपी चेंज जनरली पॉजिटिव ही रहेगा मैक्सिमम। सर आयनाइजेशन में क्या होता है, एंट्रोपी पॉजिटिव कि नेगेटिव? अब आयनाइजेशन तो आयनिक कंपाउंड्स का होता है, अब उसमें तो कभी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बताया था ना दोनों एग्जांपल, तो फिर डिपेंड करता है। AlCl आयनाइजेशन पूछ रहे हो ना, आयनाइजेशन तो आयनिक कंपाउंड डाले पानी में टूटा, तब हाँ दोनों हो सर, सकता है, ये दोनों हो सकता है, इट कैन बी बोथ। चलो आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, अच्छा मुझे, चलो एक और, जैसे मान लो अगर ये आ जाता है, बताओ इसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव। बता क्या होगा? अगर तुमको कोई केमिकल रिएक्शन देख रहा पूछेगा एंट्रोपी चेंज, तो आप क्या बोलोगे इसका एंट्रोपी चेंज? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज इधर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 9। 9। और इधर कितने हैं? 10। सर आप एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे? सर हाँ बोलो। अगर बाय चांस जो अगला रिएक्शन है उसमें H2O लिक्विड होता तो क्या होता? बताओ। डन सर। H2O लिक्विड रहता है यहाँ पर, हाँ मतलब सर। ये इसी रिएक्शन में ना हाँ सर। एंट्रोपी चेंज नेगेटिव कर देते। सर बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बढ़ गए ना। हाँ तो यहाँ पर गैसेस के ही ज्यादा डोमिनेट करके देखो, गैसेस के मॉलिक्यूल तो 4 ही बने, वहां पर पहले 5 थे ना गैसेस फॉर्म में। हाँ सर समझा। समझा? तो जनरली गैसेस फॉर्म को थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग, उसको हम लोग देखते हैं। चलो अच्छा से कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, एक बार ट्राई कर लो, प्रेडिक्ट द चेंज, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। मतलब मैं आपको चीजें दूंगा, आपको क्या बताना है देख करके कि एंट्रोपी चेंज क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, एस मतलब क्या होता है? सॉलिड। ठीक है, जब भी ऐसा लिखा रहेगा केमिकल रिएक्शंस अब जाएंगे ही। ठीक है, पॉजिटिव। हाँ बोलो पहला वाला आंसर। पॉजिटिव। फिर नेगेटिव और फिर देखो डेल्टा एस पॉजिटिव आया पहले वाला केस का। हाँ सर, सेकंड वाला नेगेटिव। ये रीजन क्लियर है डेल्टा एस पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज वहां पर गैस बन रहा है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जनरली गैस बन रहा है। दूसरा वाला नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा तीसरा वाला क्या है? अब देखो तीसरा वाला एक ऐसा क्वेश्चन है देख कर नहीं बता सकते, खुद ही फंस गए होगे। व्हाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम। सर नेगेटिव। जनरली अब वो एक्सपेरिमेंटल पे काम करता है, बट अगर देखा जाए, मैं पहले इधर देखो, ऐसे अगर क्वेश्चंस ऐसे आ जाए तो ये डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना। अब मुझे एक्सपेरिमेंट से देखना पड़ेगा, मतलब ऑब्जर्वेशन है इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि गैसेस भी बन रहे हैं और दोनों साइड मॉलिक्यूल भी क्या है, सेम नंबर के हैं। अच्छा किस साइड ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है? सर लेफ्ट में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। रिएक्टेंट साइड पे। तुम थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि रिएक्टेंट साइड कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा क्या है, थोड़ा ज्यादा है सर क्योंकि थोड़ा H2 ज्यादा is simpler than CO। हाँ लेकिन
इस टाइप के क्वेश्चंस जब आएंगे तो आपसे डायरेक्टली वैसे पूछता नहीं, दिस इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे कर सकते हो, बट अब जनरली दिस वन इज अ डिफिकल्ट पार्ट। तो जस्ट मेरा काम था आपको दिखाने का कि इस टाइप के क्वेश्चंस का उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करना थर्ड वाला। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी और क्या बोल सकता हूँ, वो भी बहुत क्लोज कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत क्लोज है। CO2 और CO में भी क्या ही कितना बोले, H2 है, H2 है, So it's CO2 negative. CO है। हाँ, नेगेटिव है वैसे, बट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। ये समझ में आया सबको? जैसे मान लो ये आएगा, एक्चुअल लाइफ में भी देखेंगे तो डेल्टा एस विल बी वेरी लो ना, मतलब नेगेटिव हाँ, होएगा पर जीरो के बहुत करीब होएगा। ये बहुत बहुत करीब रहेगा, बहुत करीब रहेगा, बहुत करीब रहता है। बताओ क्या होगा पहले वाले का? सर पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव। बोलो कोई डाउट? मैं वो डाउट पूछा था आपको, अब सारे क्वेश्चन हो जाएगा ना वो टाइप। देख लेता हूँ कौन सा तुम पूछे थे। हाँ हाँ, बता दिए, देख लेता हूँ। हाँ, और क्वेश्चन देता हूँ थर्ड। अभी सर ADE में कंपेयर करने को बोला कि किस में ज्यादा चेंज है, तो वो कैसे करेंगे? वो सब नहीं पूछेगा, वो सब के तो आपको फिर से एक्सपेरिमेंट आपको देगा, डेटा नहीं पूछेगा वो सब। वो एक्सपेरिमेंटल हो गया, वो आपसे नहीं पूछ सकता है ना, वो तो जो पूछ रहा है उसको भी नहीं मालूम। उससे भी पूछ दूं मैं तुमको डेटा नहीं दे रहा हूँ बताओ, वो भी नहीं बता पाएगा। तो व्हाट वी आर डूइंग इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, एंड यस, अगर हम लोग को क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो वी आर गोइंग इनटू द थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट, वो हम लोग करेंगे। तब आपको वैल्यूज देगा, वो एंट्रोपी चेंज दे देगा और बोलेगा, तब मैथमेटिकली फॉर्मूला लिख देंगे, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, तब कर देंगे ये काम। लेकिन ऐसे डायरेक्टली ऐसे पूछ दे तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, वेरी डिफिकल्ट। और ऐसे कोई साइंटिस्ट भी काम नहीं करता, उसको भी देखकर थोड़ी करता है वो, कि देख लिया उसको ये हो गया, वो भी अपना एक कंफर्म करेगा बाय द एक्सपेरिमेंट। चलो आगे बढ़ूं। तो एक्सपेरिमेंटली एंट्रोपी को मेजर कैसे करते हैं? आएगा, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तो आप क्वालिटेटिवली कर रहे हो, सिंपल सा। आगे बढ़ूं इसको? यस सर। यस। हर चीज को मेजर करने का कुछ ना कुछ तरीका तो उन्होंने निकाल ही लिया है ना। कुछ नहीं करता है तो क्या करता है, एक रेफरेंस स्टेट चुन लेता है और उस रेफरेंस स्टेट को क्या मान लेता है, जीरो। रेफरेंस स्टेट को, हाँ, कुछ जीरो मान लेता है, कुछ ना उसके रिस्पेक्ट में सबको मान लेता है। कुछ ना कुछ तरीका तो उन्होंने निकाल ही लिया है। अच्छा अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर। ये एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। ये नोट कर लीजिएगा थोड़ा, अमोनियम नाइट्रेट का एग्जांपल। ओवरऑल एंट्रोपी प्रोसेस इज पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब कौन सा ओवरऑल एंट्रोपी चेंज, कौन सा फैक्टर डोमिनेट किया होगा? लैटिस का टूटना पे ज्यादा डोमिनेट किया होगा कि पानी का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन? लैटिस का टूटना। लैटिस का ब्रेक होना। अरे ऋषिकेश, लिक्विड अगर सॉलिड गैस देगा तब तो गैस बन रहा है ना, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव ना। गैस अगर बना तो पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा, इसको लिख लो। तो दो एग्जांपल दे दिया, एक AlCl3 का ओवरऑल एंट्रोपी चेंज क्या था? नेगेटिव। नेगेटिव। और एक ये भी लिख लेना। These are certain standard questions that you are asked. हाँ, जनरली कुछ नहीं दिया हो तब तो आप यही मानते हो, बट कुछ तो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें याद है ना, दो कंट्रीब्यूशंस होते हैं, एक पानी का भी, दैट इज अ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और एक होता है जो लैटिस में टूट रहा है, दैट इज अ कंट्रीब्यूशन।
तो बेसिकली चलो एक और देखते हैं। डेटा वाइज अगर देखा जाए, डेटा वाइज कितना याद रखोगे, चलो NH3 गैस। अच्छा कुछ ऑब्जर्वेशंस मेमोराइज कर लो। NH3 गैस और H2 इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। एंट्रोपी NH3 का हल्का सा ज्यादा है, ठीक है। NH3 का वैल्यू है, कुछ स्टैंडर्ड वाले याद रख लीजिएगा, 192.5 एंड दिस इज 188 यूनिट्स है, जूल्स पर मोल केल्विन, ठीक है। We can use this for number of molecules also. हाँ ठीक, ठीक है। और उसके बाद NH3 के लिए क्या लिखा आपने नीचे? 192.5 है जनरली वैल्यू, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ इन दोनों में किसका ज्यादा होना चाहिए? ये तो ऑब्जर्वेशन है, इसको तो याद ही रख लेना। फिर उन्होंने O2 गैस का ऑब्जर्वेशन, N2 गैस का, अब जैसे वही मैंने बोला, अब तुम बोल रहे थे पीरियड। हाँ बोलो। ये कौन कितने टेम्परेचर पे है? कुछ भी नहीं मेंशन किया रहता है तो 298 केल्विन पर रहता है रूम टेम्परेचर। सर 0 केल्विन पे कितना होता है? दैट इज थर्ड लॉ, उसको जीरो बोलता है, उस पर आएंगे, उसी पर जीरो माना गया है। अच्छा O2 गैस और N2 गैस पर कितना है? O2 गैस का थोड़ा ज्यादा है, इसका 205 बोल रहा है, इसका 191.5 बोल रहा है। और H2 का तो मेमोराइज कर लेना। तो वही पूछ रहा है अलोंग द पीरियड का केस, मैंने वही बोला ना, अलोंग द पीरियड में अब तुमको बॉन्ड्स देखने हैं, you have to check into various factors, you have to memorize it, there is no way out, you have to memorize नंबर it। आपने हाँ बोल। लिखा है क्या है? दिस इज एंट्रोपी। ओके सर। एंट्रोपी के थोड़े डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस ले लो, ठीक है ना। सर रेफरेंस क्या लिया है ये एंट्रोपी के लिए? रेफरेंस इन एंट्रोपी का रेफरेंस जो होता है ना, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग 0 केल्विन मानते हैं, वहां पर 0 है, वहां से मेजर करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए एंट्रोपीज कुछ मेजर किया गया है, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उस पर हम लोग जाएंगे। क्लियर है सर? हाँ बोलो। तो फिर हम हर चीज की एग्जैक्ट एंट्रोपी निकाल सकते हैं ना, अगर हाँ, yes. स्केल डिफाइन कर हाँ दिए तो? डिफाइन कर दिया, हम लोग करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे जेई सिलेबस में एडवांस में उतना नहीं है, एक दो लाइन है, तो उस पर मैं थोड़ा सा जा करके चल दूंगा, दैट इज नॉट कंप्लीटली देयर इन एडवांस सिलेबस, वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो, आगे बढ़ूं। सर इंडिविजुअली O2 एंड N2 में O2 ज्यादा था, बट दोनों में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ तब O2 का कम हो गया ना। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो गया तो O2 का तो कम मतलब होगा। O2H2 बन गया ना, एंड N2 अमोनिया, तो मतलब हाँ ऐसा क्यों हुआ हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाने के बाद? मतलब क्यों नहीं हो सकता है, वही तो, क्यों नहीं हो सकता है ऐसा, मतलब ऐसा O2 H2O के साथ H2O लिक्विड फॉर्म में बना मान लो, और वो बना गैसेस फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे। गैस हाँ, और लिक्विड में तो ज्यादा है ना। हाँ सर समझा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ूं। सर वो आपने क्या लिखा है, जूल पर मोल केल्विन के नीचे? यूनिट होता है ना, दिस इज यूनिट ऑफ एंट्रोपी। इसके नीचे 298 केल्विन पर पूरा काम किया गया है एंट्रोपी का। ओके ओके सर, ठीक है। अच्छा सर एक मिनट प्रीवियस सर अच्छा एक बार दिखाओगे? जल्दी करो जल्दी करो। यस सर, डन। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ एंट्रोपी वाला पार्ट, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, किसका एंट्रोपी चेंज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किसका एंट्रोपी ज्यादा? 2 मोल HCl का 2 मोल HCl, 2 मोल HCl। अब इस पर क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बहुत मैंने करा दिया,
मेरे ख्याल से अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा हिंट कैसे करना है। पहला का आंसर किसका एंट्रोपी ज्यादा? सर 2 मोल दूसरे का आंसर HCl CL गैस दिखाई पड़े तो जनरली गैस को टिक मार दो, ठीक है। HCl तीसरा का क्या? आर्गन और तीसरे वाले का किसका था? HCl तिल का रहेगा सर आर्गन लेकिन जनरली HCl का जो है वाई बिकॉज ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी। सर आर्गन तो कहीं पे भी मूव कर सकता है ना। अरे HCl भी तो मूव कर सकता है, उसमें तो रोटेशनल नहीं है ना, HCl में तो रोटेशनल वाइब्रेशनल भी आ गया ना। हाँ सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ मॉलिक्यूल्स एंड रोटेट ना तो नंबर ऑफ HCl लिख लेते हैं इसका आंसर। अब वही बात है, मैंने दोनों का मॉलिक्यूलर मेस थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम ही दिया है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ दे। अब एकदम मॉलिक्यूलर मास एक बहुत हाई कर दो और फिर पूछा जाए तो मैंने वही बोला। सर प्रेशर का फैक्टर कुछ इफेक्ट करता है क्या? हाँ करता है, देता हूँ क्वेश्चन। मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि N2 है। हाँ रुको दे रहा हूँ, मैं खुद ही दे रहा हूँ। Sir, but argon has higher molecular mass, right? हाँ बस ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा मॉलिक्यूलर मास में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी वाला फैक्टर वो डोमिनेट करेगा। मुझे याद करना है। हाँ जनरली केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी वो दे रहा है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अब एक दो कितना आर्गन का कितना होगा, HCl में ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। आर्गन कितना आएगा बताओ, कितना है देखो मॉलिक्यूलर मास? 40। एक 40 के कहीं 36.5 है ना, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी वाला डोमिनेशन आपको समझ में आ गया, केमिकल, ठीक है। बिकॉज HCl में क्या क्या, HCl कैन रोटेट भी कर सकता है, साथ ही साथ क्या कर सकता है, वाइब्रेट भी कर सकता है। जबकि मोनोएटॉमिक एटम्स क्या करेगा, एटम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, ट्रांसलेट। So for compounds, we can where we cannot make out the complexity, we compare by molecular weight. For example, NH3 and H2O. हाँ यस, जैसे अब दोनों में है तो उसीलिए वो तो थोड़े ऑब्जर्वेशन है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन भी याद रख लेना पड़ेंगे। बट इन जनरल यू शुड हैव, आई थिंक कि आपको, अच्छा टिक वाला क्या है, टिक वाला है डेल्टा एस, क्या है डेल्टा एस इज पॉजिटिव का क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो टिक है मतलब दैट इज लिख लेना पॉजिटिव। अच्छा लास्ट यहीं पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बताओ N2 gas at 1 atmosphere and N2 gas at 10 to the power of -2 atmosphere 10 to the power per minus mole two provided temperature is same per mole or at a given temperature। obvious बात है, टेम्परेचर अगर अलग होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से एक्सपेरिमेंट, हाँ फिर एक्सपेरिमेंटल है। तो ये सब अजम्पशंस है कि मैंने दोनों का क्वांटिटी भी फिक्स रखा है, 1 मोल और टेम्परेचर भी सेम रखा है। बताओ किसका ज्यादा होगा? सेकंड वाला था। प्रेशर जिसका ज्यादा होगा, प्रेशर जिसका ज्यादा होगा उसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम, है ना। तो किसका पोजिशनल डिसऑर्डर ज्यादा होगा, जिसका प्रेशर क्या है, कम है, तो एंट्रोपी चेंज इसका पॉजिटिव। ठीक है सर, समझ गया। लेकिन प्रोवाइडेड अंडर विच कंडीशंस, क्वांटिटी आएगा और टेम्परेचर भी सेम है। ये सब ऑब्वियस बात है, देगा ही। ऐसा नहीं कि N2 गैस को इस टेम्परेचर पे लिया जा रहा है, इसको एक में एक मॉलिक्यूल डाला गया है, सर टेम्परेचर कम कर दूं लेकिन मॉलिक्यूल ज्यादा बढ़ा दिया हूं सर, अब बताओ इसको अरेंज करने के तरीके, और एक में मैंने एक ही मॉलिक्यूल डाला, वैसे तो फिर एक्सपेरिमेंटल है। डोंट वरी अबाउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दे आर नेवर गोइंग टू बी आस्क्ड। सर वहाँ पे डेल एस पॉजिटिव नहीं आएगा ना, मोर एंट्रोपी आएगा। हाँ यस एंट्रोपी सर।
इसको भी चेंज किया। Yes, sir. Done. क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन सिंपल सा शॉर्ट में लिख लेना ताकि मोल ऑफ N2 at lower pressures will occupy a Greater volume, greater, so more freedom. more positional ठीक है, at the same temperature. Therefore positional entropy, इसको कौन सा एंट्रोपी बोलते हैं? positional entropy. अच्छा, इसमें बताओ अगर आयोडीन का वेपर कंडेंस किया, Delta S negative. इस प्रोसेस के लिए क्या होगा? Delta S negative. Yes. मेरे ख्याल से आप लोग अब जनरल आइडिया आप लोग को मालूम पड़ गया है कि क्या है एंट्रोपी चेंज विल बी नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज गैसियस फॉर्म से किसमें जा रहे हो? लिक्विफिकेशन. Liquid. हाँ, सॉलिड. सॉलिड कंडेंस का मतलब होता है चलो ठीक है, गैसेस फॉर्म से लिक्विड ही बनता है, सॉलिड बनता है, गैसेस फॉर्म गेटिंग कंडेंस्ड. चलो ठीक है, अब मेरे ख्याल से तुम लोग एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं. ठीक है, हाउ डू वी अप्रोच सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. चलो एक लास्ट कर लो बस, लास्ट मैं तुमको एक लास्ट सेट दे रहा हूँ. अच्छा, कहीं कहीं अगर टेम्परेचर्स कुछ नहीं दिया हो तो क्या मान के चलना है कि टेम्परेचर्स क्या है? हाँ सेम है. सर फर्स्ट में SO3. हाँ, पहले वाले में बताओ क्या होगा आंसर, किसका एंट्रोपी ज्यादा? SO3. SO3. रीजन क्या देंगे? और More molecular complexity. प्रेशर. हाँ, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रेटर एंट्रोपी. वाई? More complex. मोर कॉम्प्लेक्स. अच्छा, दूसरे का क्या करेंगे? CF4 और CCl4. CCl4. Intermolecular Again mass. complexity. हाँ, वही सेम कॉम्प्लेक्सिटी. देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो खुद ही गाइड कर देगा वो. एक सर्टेन लेवल तक यू विल बी गाइडेड कि कौन सा फैक्टर वो खुद ही बोलना चाह रहा है. दैट इज अगेन सेम रीजन. CCl4 क्योंकि इसका और कौन सा कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ेगा? मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. कॉम्प्लेक्स से बेटर टर्म होगा. हाँ सॉरी, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा बेटर टर्म होगा. मॉलिक्यूलर मास से क्या होता है? क्वांटम लेवल पर एनर्जी लेवल्स बहुत ही क्या हो जाते हैं? Close आ जाते हैं इसलिए क्लोज आ रहा है. more उसी accessible. पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर दोनों है तो आपको जितने मॉलिक्यूल्स हैं एंड नॉट मॉलिक्यूल्स को अरेंज करने के लिए ज्यादा आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज. अच्छा, फोर्थ वाला आंसर. O2. टी वाटर एट 23 डिग्री सेल्सियस. हाँ, ये कौन सा? ये तो सिंपल है. कौन सा चीज है? दिस इज टेम्परेचर. इसमें तो ज्यादा कुछ सोचने की बात. एंट्रोपी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. तो थर्ड वाला आपने छोड़ दिया क्या? ना, अभी वो करने वाला हूँ. अच्छा, थर्ड वाले पे आते हैं. Female. थर्ड वाले पर अब दो प्रॉब्लम्स है. कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए तो क्या है?
O3 O3 का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, यस, उसमें ज्यादा रोटेशनल है। लेकिन मॉलिक्यूल्स देखा जाए तो कौन सा है? O2 O2 के मतलब किसी कंटेनर में उसने मॉलिक्यूल O2 के ज्यादा भर दिए, 3 मॉलिक्यूल भर दिया, उसका 2 मॉलिक्यूल भर दिया। और इसमें अब ये वाला पार्ट जो है, इसको लिख लेना, O2 का ज्यादा होता है। मतलब कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि सबसे पहले किस पर फोकस करना, गैस है क्या? हाँ, गैस अगर है, और उसके बाद अगर थोड़ा सा किस पर डोमिनेट करना, मॉलिक्यूल को देख लेना, मॉलिक्यूल देख लेना एक बार, मॉलिक्यूल ज्यादा है। कैन यू राइट द लिस्ट? हाँ, लिख देता हूँ, ये जनरल है बट बाद में कॉम्प्लेक्सिटी आता है। हाँ, बाद में इसको आगे बढ़ो। मतलब आप प्रायोरिटीज बता रहे हो? हाँ, प्रायोरिटीज थोड़ा बता रहा हूँ। जनरली ऐसा दिखता है, जैसे अब ये देखो क्वेश्चंस में ऐसा ही दिया हुआ है, तो हम लोग उससे थोड़ा ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं। लिख देता हूँ मैं, थर्ड वाले का आंसर ये है। नेक्स्ट पेज पे जाने तो मुझे लिख देता हूँ मैं। सर थर्ड वाले में प्रोवाइडेड वॉल्यूम कांस्टेंट है ना? यहाँ ऑब्वियस बात है, मोल कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और तुमको वो सब दे दिया, तो यस यू हैव टू अज्यूम कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट, प्रेशर भी आपको मान के चलना पड़ता है कांस्टेंट। डन सर। ठीक है, वो सब अजम्पशंस आप लेते हो, वो सब देगा नहीं, वो सब अजम्पशंस देता है। ठीक है ना, लिख देता हूँ फॉर दी थर्ड ऑप्शन, लिख देता हूँ। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन लिख दो। पिछला पेज दिखा। जल्दी देखो, जल्दी देखो। ठीक है, ठीक है। सी वाला जो केस है इसका देखो, इन दोनों केसेस में यार नंबर ऑफ एटम्स क्या थे? कंटेन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, बट मॉलिक्यूल्स क्या थे? डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स। Despite greater complexity of O2, sorry, of O3, greater number of molecules, many more microscopic than for 2 moles. क्लियर है? सर कैन यू राइट द प्रायोरिटी लिस्ट? तो प्रायोरिटी लिस्ट जो है ना, दैट इज अ जनरल, इसीलिए मैं आपको जनरल दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जनरली फर्स्ट तो गैस का प्रायोरिटी, गैस बन रहा हो पहला देख लेना। हाँ, पहला गैस बन गया तो जहां तुमको दिखाई पड़ जाए तो जनरली गैस बन गया, तो मतलब तुम समझ जाना एंट्रोपी चीज। उसके बाद तुम किसको देखना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और थर्ड में आप किसको देखना? कॉम्प्लेक्सिटी। सर टेम्परेचर। टेम्परेचर यार, अब फिर वो तो टेम्परेचर वाला तो पार्ट फिर अब हाईली एक्सपेरिमेंटल है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो क्वांटिटी में चलेगा, कोई नहीं बता सकता है। हाँ, अब मतलब टेम्परेचर का तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला देखो यार, ये प्रैक्टिस से ही आता है। तुम एक जनरल आइडिया लेकर जा सकते हो, बट तुम बोलोगे सर गाइडलाइन है, मैंने बहुत सारे करा दिए और इतना ही पर घुमा कर आता है, तो इतना वरी करने वाली बातें नहीं है, उतना ज्यादा ये नहीं है। अरे O3 और O2 में ज्यादा भी तो अंतर नहीं है ना यार कॉम्प्लेक्सिटी में।
ज्यादा तो अंतर नहीं है ना, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का केस ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। बट यस, तुम बोल सकते हो सर, बट देन केमिस्ट्री इज फेमस फॉर दिस वैरायटी, वही इसके बारे में सबसे बड़ा बात है कि ये फैक्टर्स बहुत सारे हैं, जनरल आइडिया है। सबको समझ में आया क्या करना है, कैसे एंट्रोपी वाला काम करता है? यस, अंडरस्टूड। है ना, कैसे क्वेश्चंस अगर आएंगे। चलो आगे बढ़ूं। नहीं सर। ये जनरल लिस्ट ले लेना, कॉम्प्लेक्सिटी भी देखना। डन सर, हो गया। नहीं सर। मिक्सिंग ऑफ गैसेस एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव, दो लिक्विड्स का मिलना एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। पॉजिटिव, इस समय कुछ सोचना ही नहीं है। गैसेस का इंटरमिक्स करना, गैसेस का फैलना, सर मास कॉम्प्लेक्सिटी के बाद आता है। कॉम्प्लेक्सिटी और मास, यार ये दोनों फिर देखो यार, कॉम्प्लेक्सिटी मास में तो फिर एक्सपेरिमेंटल है, इसको मैं अलग से किसको बोलूं। अब वो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तब, मतलब या तो यार वो मास को सेम रखेगा, वो कॉम्प्लेक्सिटी पे पूछ रहा होगा, तो देख के समझ जाएंगे। हाँ वो उतना डिटेल्स करना मुश्किल है, उतना नहीं कर सकता, और वैसे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। चलो आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, अच्छा अब खत्म हो गया। अच्छा इसमें लास्ट देख लो, देखो यार इसमें फॉर्मूला पर उतना क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो नहीं ही आएगा, जान लीजिए बस, ठीक है। अच्छा एक ही बताओ, एंट्रोपी जो है हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, एक्चुअली में होता है एक मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक इज अ स्टेट, और इसी स्टेट को बनाने के लिए जितने सारे तरीके होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? माइक्रोस्टेट, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बोल्ट्जमैन के हिसाब से दिस इज द एंट्रोपी। हमने मैक्रोस्कोपिक स्टेट और माइक्रोस्टेट में क्या बोला है बेसिकली? मैंने जैसे तुम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक एवरेज एनर्जी आएगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हर एक मॉलिक्यूल्स का कुछ कुछ क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स होगा ना, उसी को तो माइक्रोस्टेट बोलते थे ना। जैसे कि मान लो मैं तुमको बोलूं, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था एग्जांपल से कि दो पार्टिकल इधर दो पार्टिकल इधर, इसको अटेन करने के दिस इज वन स्टेट, और इस स्टेट को अचीव करने के तरीके कितने थे, याद आ रहा है कितने तरीके थे? 6 थे। हर एक तरीके को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट। यही तो सबसे रैंडमनेस का स्टार्टिंग लेक्चर ही मैंने यहां से दिया था कि कोई एक पर्टिकुलर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो चीज हो रहा है, तुमको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चीज जो भी देख रहे हो तुम, कुछ भी है तो उसका जो रूट कॉज है वो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही है। और वही तो मैंने बार बार बोलता हूँ, रूट कॉज हमेशा क्वांटम लेवल पर है, हमेशा क्वांटम लेवल, दैट इज वो रूट कॉज है। हम लोग उस मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं। जब हम लोग ने बोला रैंडमनेस, तो रैंडमनेस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज उस मैक्रोस्कोपिक लेवल को चीज को अटेन करने के लिए आपके पास जितने ज्यादा माइक्रो लेवल पर आप जितना सारा काम कर सकते हो, सो एज टू यील्ड द सेम स्टेट, उसी को रैंडमनेस बोला जाता है। ये समझा सब लोग? सर व्हाट इज के? हाँ वही बता रहा हूँ। व्हाट ये दिस इज द बोल्ट्जमैन। अच्छा व्हाट इज दिस डेफिनेशन फॉर एंट्रोपी? दिस इज ऑन विच लेवल? माइक्रोस्कोपिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल? कौन सा डेफिनेशन? दिस इज, हाँ मतलब माइक्रो लेवल पर जो आपका फॉर्मूला आता है। और हम लोग कौन सा एक फॉर्मूला कर चुके हैं? हम लोग ये कौन सा फॉर्मूला कर चुके हैं? डेल्टा एस इज इक्वल टू वो जो हम लोग किए थे, वो तो एक फॉर्मूला Q रिवॉल्यूशन बाय T है।
इसको बस देख लेना, व्हाट इज के हियर, एस इज द एंट्रोपी, के क्या है, बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस पर देखो न्यूमेरिकल आएगा नहीं, मैं तुम लोगों को बस एक चीज इतना सी बताना चाह रहा हूं, बिकॉज थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा आप लोग के गैप्स को थोड़ा कम करने का। बस जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मैं पूरा गैप को तो कम नहीं कर सकता चाह करके भी, बट आई कैन जस्ट गिव यू एन आइडिया। आप लोग के पास सवाल में जस्ट एंडिंग एंड बिफोर मूविंग ऑन टू थर्मोकेमिस्ट्री, आप लोग के पास एक सवाल आ ही रहा होगा, सर ये कहाँ हम लोग डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिविल बाई रिवर्सिबल बाई टी से कहाँ हम लोग पहुंच गए रैंडमनेस पर। माइक्रो, हाँ एक ये कि माइक्रो, बेसिकली फॉर्मूला बोल्ट्जमैन ने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये दिया था। सर ये ऐसे या डेल्टा ऐसे? ये एंट्रोपी है, और अगर मुझे डेल्टा एस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दो पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स, हाँ एक का माइक्रोस्टेट के एल एन W1 और एक का माइक्रोस्टेट क्या मान के चलूंगा, के एल एन W2। सर तो अनलाइक इंटरनल एनर्जी एस इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। यस, एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तुम करोगे तो वहां से हम लोग मेजर कर सकते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R बाय Na, भूल गए क्या? ओके यस, हाँ, उसका यूज सबसे पहले यहाँ पे ही हुआ था। और W क्या है, W क्या है, W इज नंबर ऑफ पॉसिबल उस पर्टिकुलर स्टेट को अटेन करने के लिए कितने ज्यादा माइक्रोस्टेट्स हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, जस्ट कंक्लूडिंग लेवल पर एक बात बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट। आपको थोड़ा सा अगर इस पर न्यूमेरिकल्स मेरे ख्याल से नहीं आएंगे, ठीक है, ये क्वांटम लेवल बोलो या मॉलिक्यूलर लेवल पे, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। हम लोग जो करते हैं दैट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, मैक्रो। स्टैटिस्टिकल लेवल पर फॉर्मूला ये है, और ये फॉर्मूला से ही आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन मैं इस गैप को आपको दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज ये थोड़ा है, बट मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज कोशिश कर सकता हूँ फॉर द टाइम भी। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं। सर मैक्सवेल का भी स्टैटिस्टिकली था ना? हाँ वो भी स्टैटिस्टिकल है, दीज आर ऑल स्टैटिस्टिक। इस पूरा ब्रांच ऑफ साइंस को ही बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। पूरा ब्रांच मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला आया था, हम लोग उसको भी डिराइव नहीं किए थे, मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो सब बहुत ही है। ये गैसेस के लिए हाँ वैलिड है। कौन सा रचे, हाँ बोलो। हाँ ये गैसेस के लिए वैलिड है ना? डेल यू बाय डेल वी बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, हाँ हाँ उसका सेकंड लॉ, वो भी उसको उतना जाने की जरूरत नहीं है, अभी इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इधर देखो, हम लोग ये फॉर्मूला ये मालूम है ना, डेल्टा एस। इधर देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा एक गैप, अगर तुम लोग का प्रोबेबिलिटी तो नहीं हुआ है बट फिर भी थोड़ा अगर जितना समझ पाओ, प्रोबेबिलिटी तो नहीं हुआ है ना अभी तक, प्रोबेबिलिटी तुम लोग का हुआ नहीं नहीं सर, ठीक है ना? अच्छा इधर काम करते हैं। मैं तुमको एक बहुत ही, ये फॉर्मूला तो हम लोग कर सकते हैं ना, NR ln V1 by V2, ये किए हुए है ना ये फॉर्मूला, है ना। चलो मान लो मैं तुमको एक कोशिश करता हूं एक, ठीक है ना। सपोज मान लो, मतलब मैं कहां से कहां जाऊंगा, मैं इसी फॉर्मूले को किससे डिराइव करने की कोशिश करूंगा, माइक्रोस्कोपिक, जनरल वाला। हाँ जनरल वन वाला। अब वो भी आया है स्टैटिस्टिकल से, इतना मैं सब लोग को जाना नहीं बट थोड़ा बहुत आपको अगर है, ठीक है। सपोज एस कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए अज्यूम किया है, के ln, हाँ ये कांस्टेंट बची, टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट मान लो मैं तुमको एक बोलूं सिंपल सा, एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल है, अज्यूम करो सिंगल गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है। सिंगल गैस मॉलिक्यूल है एक कंटेनर, मतलब मैं बहुत ही कम सिंप्लीफाई कर दिया हूं अपना अप्रोच को, ठीक है। अच्छा इस कंटेनर में, इस सिंगल मॉलिक्यूल के पास कितने माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हैं, ध्यान देना। एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर मुझे एक मॉलिक्यूल डालना है, तो उसके कितने पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हैं, ध्यान देना। मैं मैथमेटिकली कर सकता हूं, ये मॉलिक्यूल कभी इस पॉइंट पे रह सकता है, कभी यहां रह सकता है, हर जगह रह सकता है कि नहीं? हाँ सर, कहीं भी रह सकता है उस पूरे कंटेनर में। और हर एक पर्टिकुलर को एक क्या बोलेंगे आप, हर एक पर्टिकुलर को आप क्या बोलेंगे, हर एक पर्टिकुलर इज अ
माइक्रोस्टेट दैट इज अवेलेबल। तो मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स अवेलेबल टू अ सिंगल मॉलिक्यूल किसके प्रोपोर्शनल होगा? मैं लिख सकता हूं तुम लोग मैथमेटिकली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पोजीशंस जहां जहां मॉलिक्यूल रह सकते हैं। दिस नंबर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ना। हाँ वेरी गुड। देखो वॉल्यूम पे आ गए हम लोग। तुम्हारे खुद ही एक तुम लोग बोल दिए कि मैं जो लाइन लिखता नंबर ऑफ पोजीशंस वेयर द मॉलिक्यूल कैन बी, एंड व्हाट इज दिस प्रोपोर्शनल टू? हेंस टू द कितना लिख सकता हूं ना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबको क्लियर है? अब मान लो सपोज नाउ वी हैव Na molecules inside the container. कुछ वॉल्यूम मान लो, कंटेनर का वॉल्यूम कितना मानना है? कंटेनर का वॉल्यूम मान लो V इनिशियल। पहले एक मॉलिक्यूल था। सबको यहाँ से समझ में आया क्या बहुत बोल रहा हूँ? बस 5 मिनट चलो, समझ में आया ना यहाँ तक? हाँ सर समझ आया है ना। अब मान लो उसी कंटेनर के अंदर तुमने A मॉलिक्यूल्स डाल दिया, और मैं होल सिंपलीफाई कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं कांस्टेंट टेम्परेचर ही रखूं। उतना करूंगा तो उतना तो दिखा नहीं पाऊंगा, बट आई कैन सिंपलीफाई एंड गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया। अब एक चीज बताओ, Na मॉलिक्यूल्स भर दिए, व्हाट आर द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल टू द होल सिस्टम? तुम लोग अभी प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ है, बट आप ये समझोगे। देखो मैं बताता हूँ एक चीज, तुम लोग खुद समझ सकते हो। थोड़ा सा अगर एक मैथमेटिकल अप्रोच लगाओ, ठीक है। मान लो अगर मैंने 2 ही पार्टिकल भरा होता, तो उस 2 पार्टिकल में कितने माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल टोटल होते? यार ये प्रोबेबिलिटी से आता है। माइक्रोस्टेट पॉसिबल फॉर पार्टिकल 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? माइक्रोस्टेट पॉसिबल फॉर पार्टिकल 2 एंड सो ऑन। ये आपको ये समझ में थोड़ा आया क्या कि क्यों मल्टीप्लाई करते हैं और एडिशन नहीं करते हैं? यस सर। और अगर समझ में नहीं भी आया तो वेट फॉर द क्लास। मैथमेटिक्स में थोड़ा प्रोबेबिलिटी का 2 चीजें करते हैं, कभी कभी मल्टीप्लाई करते हैं, कभी कभी एडिशन करते हैं। यहां पर हर एक का होने का हर एक पार्टिकल एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। तो टोटल माइक्रोस्टेट अगर देखा जाए टू द होल सिस्टम के लिए ये, अगर किसी को नहीं भी चमक रहा हो तो आप बस सुन लीजिए। जो 10% भी अगर दिमाग में घुसा तो मुझे उसी से मतलब है। न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं, थोड़े बहुत आप लोग के क्वेश्चंस थे कि सर वो वहां से दिखाइए, तो मैं चाह रहा हूँ। नहीं भी समझ में आया तो आप इसको आराम से स्किप कर सकते हो, आपको उतना डीप ये आएगा नहीं, मैं ही दिखा रहा हूँ आपको। अब अच्छा एक चीज बताओ, अब W टोटल किसके प्रोपोर्शनल होगा W is बताओ? work, right? अरे यार W इज माइक्रोस्टेट, Okay, yes, sir. S स्केल एंड W नॉट वर्क। तो अब मान लो मैंने Na पार्टिकल्स डाल दिया, पार्टिकल 1 के लिए क्या था? माइक्रोस्टेट, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। पार्टिकल 2 के लिए भी माइक्रोस्टेट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसके लिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अरे सबके लिए तो माइक्रोस्टेट्स पूरे वॉल्यूम में कहीं हो सकता है ना। तो इसको P raised to Na। यस, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? अगर मैं Na मॉलिक्यूल्स लिया हूं तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? V टू ऑफ Na से मल्टीप्लाई होगा, लिख सकता हूं ना? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, बिकॉज हर एक पार्टिकल का माइक्रोस्टेट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं सर? एडिशन नहीं करते हैं। थोड़ा सा अगर मैथमेटिकली सोच सकते हो तो आ जाएगा, और नहीं तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी के लिए वेट करना पड़ेगा। 2 चीजें हम लोग करते हैं, इंडिपेंडेंट सिस्टम्स रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पेज पे जाऊं? यस। इसको V इनिशियल लिख देता हूं, V इनिशियल।
आगे बढ़ूं? सर अभी सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाता। हाँ, अब समझ में आ गया होगा, तुम लोग वहीं पर जा रहे हैं हम। अब मान लो मैं इसी को पूरे सिस्टम को Na मॉलिक्यूल्स को आइसोथर्मली एक्सपैंड करके V फाइनल में डालूं। ये नोट कर लिया सब लोग? है ना? मान लो मैं इसी पर्टिकुलर चीज को, सपोज अब इसी को आइसोथर्मली एक्सपेंशन करके मैं इसी Na मॉलिक्यूल्स को किस में डालूं? इमेजिन करो कि आप इसी Na पार्टिकल्स को V फाइनल वाले कंटेनर में डाल रहे हो। सर आज एक्सटेंडेड है क्या क्लास? हो गया ना, छोड़ने वाला हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका एंट्रोपी क्या लिखेंगे? एस इनिशियल एंट्रोपी क्या लिखेंगे बताओ? प्रोपोर्शनल टू V इनिशियल टू द पावर ऑफ Na। और S फाइनल किसके लिखेंगे? लिख सकते हैं। एंट्रोपी चेंज क्या होगा बताओ? एंट्रोपी चेंज क्या होगा बताओ? सर वो W। W मतलब? सर W इनिशियल W फाइनल। हाँ ठीक है, ओ सही सही, हाँ सॉरी। एस इनिशियल किसके प्रोपोर्शनल था बताओ? अच्छा ऐसे कर सकते हैं। अच्छा सबसे बेटर ऐसे करते हैं। W इनिशियल किसके प्रोपोर्शनल था? माइक्रोस्टेट पूरे सिस्टम का इनिशियली किसके प्रोपोर्शनल? V इनिशियल टू द पावर ऑफ Na। और W फाइनल किसके प्रोपोर्शनल था? VF फाइनल और Na। मैं Na ही क्यों ले रहा हूं? बिकॉज अभी तुमको क्लियर हो जाएगा Na भी क्यों ले रहा हूं। तो बेसिकली रेशियो ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होगा? बताओ क्या होगा? AF by VI to the power n। हाँ, फाइनल माइक्रोस्टेट बाय इनिशियल। W फाइनल इज फॉर द होल सिस्टम। Na पार्टिकल्स का माइक्रोस्टेट किसके बराबर होगा बताओ? V फाइनल बाय V इनिशियल टू द पावर ऑफ Na। लिख सकता हूं। एंड व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी? K ln W फाइनल माइनस W इनिशियल। अरे यहां तक ठीक है? हाँ सर। तो ये वही आ गया कि नहीं बताओ तो? K इंटू Na इंटू ln V फाइनल बाई V इनिशियल। KNR होता है। और KNA को क्या लिखते हैं? और आप लोग को याद है 1 मोल ऑफ गैस के लिए फॉर्मूला यही आता था ना? यस सर। तो बेसिकली चीजें एक ही हैं। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा आप लोग को एक लाइट दे करके छोड़ दिया, एक झलक। ठीक है सर, आप लोग के अंदर हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग को डिटेल्स में जाना भी नहीं है, ना मैं करा सकता हूँ ना समझा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि उतना प्रोबेबिलिटी उतना मैथमेटिक्स हुआ नहीं है। बट यस तुम ये भी पूछ सकते थे सर डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टीबी, अगर इसी से आ जाता वो भी आ जाता है, बट देन वो थोड़ा टफ होगा फॉर मी टू एक्चुअली एक्सप्लेन इट। सो हम लोग उसको लेकर बॉदर नहीं करेंगे। इतना मान के चलेंगे कि माइक्रोस्कोपिक और हम लोग जो डेफिनेशन पहले किए थे क्यू रिवर्सिबल बाय टी, चीजें अगर देखी जाए तो क्या है? सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट मॉलिक्यूलर अप्रोच से आप जो से आए हो आप उसी फॉर्मूले को रीच कर गए। सबको समझ आया? यस सर। हाँ सर। ये बेसिकली यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? डोंट, हम लोग उससे बॉदर भी नहीं करना है क्योंकि हम लोग उतना जानना नहीं है, तो हम लोग उससे बॉदर नहीं करना है। थोड़ा सा आप लोग को बस एक होता नहीं है ना, लाइट, अंधेरा नहीं छोड़ करके आपको थोड़ा सा लाइट दे दिया कि आपको दिखता हो कि हाँ ठीक है यहाँ से थोड़ी रोशनी तो आ रही है, आगे देखेंगे पूरे रोशनी में और चाहेंगे कि पूरे रोशनी में जाओ आगे जा करके। अभी के लिए तो बस रोशनी दे करके आगे बढ़ो। चलो अब कल क्या करना है तुम लोग? सर थियरी सर थियरी थियरी करने की डाउट सर डाउट है ही नहीं। डाउट नहीं है। किसी को डाउट नहीं है? सर पेपर में कुछ डाउट्स है। यस सर। हाँ सर पेपर के हैं। सर पेपर के हैं डाउट? हाफ एन आवर में डाउट्स ले लो ना। हाँ सर एक काम करता हूँ, कल हाफ एन आवर हम लोग डाउट्स ले लेते हैं, पहले हाफ एन आवर। सर एंडिंग वाला हाफ एन आवर ले लो ना। हाँ ठीक है, एंडिंग वाला हाफ एन आवर डाउट्स ले लूंगा। ठीक है, और उसके बाद और स्टार्टिंग का क्लास में। हाँ तो हम लोग अब क्या करेंगे,
वी विल नाउ मूव फॉर द टाइम बीइंग, हम लोग अब थर्मोकेमिस्ट्री में जाएंगे। और जब एक बार थर्मोकेमिस्ट्री हो जाए और प्रोसेसेस हो गए हैं थर्मोकेमिस्ट्री, तो वापस आकर के कंबाइन करके गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, बिकॉज दैट इज एप्लीकेबल, एक ही जगह खत्म कर देंगे। क्लियर है? तो अभी हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री। सर वो डेरिवेशन बाकी है ना, वो डेल यू बाय डेल वी और डेल एच बाय डेल पी का। ठीक है, देखता हूँ, लेकिन कैसे जरूरत नहीं है उसका फॉर्मूला मेमोराइज ही कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ। थर्ड लॉ कब करेंगे? थर्ड लॉ एक बार हम लोग जब ये कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, पहले थर्मोकेमिस्ट्री कर लेते हैं। थर्ड लॉ वाला पार्ट जो है ना, दैट इज नॉट वेरी देयर इन योर आईटी के सिलेबस में।